नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और अनदर लाइव में। दोस्तों आज के इस लाइव में हम बात करने वाले हैं केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की उस टीम के बारे में जिन्हें इन्होंने मेगा ऑक्शन 2025 में बनाया है। हालांकि इससे पहले हम आईपीएल 2025 की बाकी की टीम्स के ऊपर उनकी टीमों के ऊपर एनालिसिस कर चुके हैं। आपको वो सारे वीडियोज हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। भाई केकेआर चैंपियन है और दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार तगड़ी टीम बनाई है, बहुत ही अलग कुछ किया है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की, और इनका जो होम ग्राउंड है वो है ईडन गार्डन्स। तो ये भी आप सब लोगों को बेसिक डिटेल्स पता होंगी। अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इन्होंने किन खिलाड़ियों को परचेज किया है, यानी कि किन खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। उनके थोड़े से ऊपर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखो रिंकू सिंह इनकी टीम में है, क्विंटन डिकॉक इनकी टीम में है, रहमुल्लाह गुरबाज इनकी टीम में है, अंगक्रिस रघुवंशी भी इनकी टीम में है, रोबन पोवेल भी इनकी टीम में है, मनीष पांडे इनकी टीम में है, लवनीत सिसोदिया इनकी टीम में है, अजिंक्य रहाणे इस टीम में है, वेंकटेश्वर अय्यर इस टीम में है जो कि थर्ड मोस्ट हाईएस्ट पेइंग पेड प्लेयर थे आईपीएल में 2025 में। देन अनुकूल रॉय इनकी टीम में है, मोइन अली को इन्होंने इस बार परचेज किया है, रमनदीप सिंह को भी इन्होंने अपनी टीम से जोड़ रखा है, तो पहले भी थे शायद। आंद्रे रसल हमेशा से केकेआर में ही दिखे, एनरिक नॉर्जे इनकी टीम में इस बार दिखेंगे, वैभव अरोरा इनकी टीम में दिखने वाले हैं, मयंक मार्कंडे इनकी टीम में दिखने वाले हैं, स्पेंसर जॉनसन भी इनकी टीम में दिखने वाले हैं, उमरान मलिक स्पेशली इनकी टीम में जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेला करते थे, वो अब केकेआर में हमें देखेंगे। हर्षित राणा इनकी टीम में है, वो तो हमें मालूम है, पिछले ईयर भी हर्षित राणा खेले थे। सुनील नरेन जो तो ओपन करते थे, लास्ट पे वरुण चक्रवर्ती। इनका ये जो वरुण चक्रवर्ती है जिस तरीके का चक्रवात करते हैं बॉल के साथ, जिसमें बल्लेबाज फंस जाते हैं, वो हमने टेस्ट मैच देखा ही है। तो बेसिकली ये थे इनके वो खिलाड़ियों के नाम जो कि इस सीजन में केकेआर की टीम का हिस्सा होने वाले हैं। अब फटाफट से देखो बात कर लें इनकी टीम की, तो देखिए इनकी टीम में कुल मिलाकर 6 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, 6 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। उसके बाद इन पर अच्छी खासी संख्या में राइट हैंडेड बल्लेबाज में, लगभग 5-6 ही राइट हैंड बल्लेबाज हैं। तो देखा जाए इनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम शूट बैठता है। मतलब ये टीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ढंग से बना सकती है, और जब कोई टीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाती है तो वो थोड़ा उसके ऊपर एक प्लस पॉइंट यानी कि एडवांटेज माना जाता है एक तरीके का, क्योंकि बॉलर्स को मतलब थोड़ा दिक्कत आती है गेंदबाजी करने में, एकदम फिर लेफ्ट फिर राइट, तो थोड़ा दिक्कत माना जाता है। तो इसे हम एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। तो केकेआर के पास ये प्लस पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। देन स्पिन बॉलिंग में भी बात करें तो इनके पास वरुण चक्रवर्ती है, मोइन अली है और सुनील नरेन भी गेंदबाजी करते हैं, तो स्पिन भी इनके ठीक ठाक है। फास्ट भी इनके जो अगर हम पेस की बात करें तो पेस में भी इनके पास उमरान मलिक हैं, हर्षित राणा है, एनरिक नॉर्जे भी हैं, और स्पेंसर जॉनसन भी इनकी टीम में है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर भी केकेआर की टीम कहीं लैक नहीं करती, बिल्कुल सही फिट बैठती है, और मतलब एक डिसेंट और बैलेंस टीम यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि ये जो डिसेंट और बैलेंस टीम है वो हमेशा पेपर पर एक डिसेंट और बैलेंस टीम दिखती है, लेकिन जब ये असल ग्राउंड में होता है तो ये डिसेंट और बैलेंस से अलग हटकर ही परफॉर्मेंस करती है। जैसा कि पिछले सीजन आप लोगों ने देखा भी होगा केकेआर किस तरीके से एकदम अलग ही लेवल पर जाकर खेल रही थी। हैदराबाद अपने अलग मोड में थी और केकेआर अपने अलग मोड में थी, दोनों ही टीम अलग मोड में खेल रही थी। हालांकि एक नई बात है, इस बार इनके पुराने कोच गौतम गंभीर इनके पास नहीं होने वाले हैं, गौतम गंभीर इनके पास नहीं होने वाले हैं। तब उनकी अनुपस्थिति में ये टीम कैसा करती है वो देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये टीम गौतम गंभीर की अनुपस्थिति में वैसे ही खेलती है जैसे पिछले सीजन खेली थी तो ये कुछ मतलब खास कर सकती है, लेकिन अगर सारा के सारा इन्फ्लुएंस इस टीम में गौतम गंभीर का था तो इस सीजन हमें ये केकेआर काफ़ी नीचे भी दिख सकती है, या फिर आई होप टॉप 4 में भी ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देखो केकेआर टॉप 4 पर ना पहुंचे, हम टीम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोच साहब की कितनी भूमिका निभाती है। पिछली बार गौतम गंभीर थे इनके साथ तो इन्होंने मतलब कप ही जीत लिया था, लेकिन इस बार गौतम गंभीर नहीं है इनके साथ, तो इस बार ये क्या करने वाले हैं, बेसिक वो रोल उस रोल की बात करने वाले हैं। तो देखो इनके प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे थे, प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी किस प्रकार की प्लेइंग हमें 11 अगर इनकी बनती है तो किस प्रकार की हमें दिख सकती है, क्या इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है, वो बेसिकली उस पर हम बात करेंगे। तो देखो इनकी प्लेइंग 11 की बात करें, थोड़ा सा बस पेन निकाल लें और थोड़ा सा, क्योंकि पेन के बिना एनालिसिस करने में मजा नहीं आता बिल्कुल। तो केकेआर की देखो बात करें यहाँ पर, अगर नंबर 1 की बात करें और नंबर 2 की बात करें तो देखो नंबर 1 पर हमें दिखेंगे डिकॉक, क्विंटन डिकॉक नॉर्मल भाई ओपन इस बार करते हुए दिखेंगे, किसके साथ, सुनील नरेन के साथ। पिछली बार क्विंटन नरेन के साथ हमें सिंसॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार हमें क्विंटन डिकॉक नरेन के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। देन नंबर 3 पर ये लेके आएंगे अंगक्रिस रघुवंशी को, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनके पास। और बेसिकली अंगक्रिस रघुवंशी का अगर हम पिछला सीजन भी देखें, अंगक्रिस रघुवंशी का अगर पिछला सीजन भी देखें तो वो मैं आपको बताता हूँ उनका पिछला सीजन भी कैसे गया था, जस्ट थोड़ा सा मिनट। तो देखो अंगक्रिस रघुवंशी का अगर हम ओवरऑल कैरियर डालें तो इन्होंने 10 मैचेस खेले हैं और 163 रन मारे हैं। एवरेज इनका हाईएस्ट स्कोर 54 का है और 150 भी जा चुके हैं। स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इनका 155 का स्ट्राइक रेट है जो कि काफ़ी
आज के T20 क्रिकेट के हिसाब से बताएं तो ठीक ठाक है, मतलब डिसेंट बैलेंस टाइप का बोल सकते हैं आप। 155 का स्ट्राइक रेट, क्योंकि आज के क्रिकेट के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में T20 में जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। 200 कभी 200 180 90 इतना ही रहता है मैक्सिमम, लेकिन इनका 155 है, हालांकि 150 से तो ऊपर ही है, तो मतलब अच्छा खासा एवरेज स्ट्राइक रेट है। एवरेज भी इनका 23 का है। और बाउंड्रीज की बात करें तो 16 चौके और 8 छक्के भी लगा चुके हैं। तो ये नंबर 3 पर यहाँ पर KKR के लिए आ सकते हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। देन फिर बात करें हम तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर आने वाले हैं वेंकटेश्वर अय्यर। वेंकटेश्वर अय्यर इनकी टीम में चौथे नंबर पर खेलने आएंगे, भूल गए थोड़ा सा। चौथे नंबर पर वेंकटेश्वर अय्यर इनकी टीम में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेंकटेश्वर अय्यर IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में तीसरे सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे। लगभग 23 करोड़ के आसपास KKR ने इनके लिए कीमत चुकाई थी। अब जब कोई टीम 23 करोड़ के आसपास किसी खिलाड़ी के पीछे जा रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उस खिलाड़ी में। जरा बात करते हैं इस खिलाड़ी की बात की, तो 51 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं टोटल और 1326 रन इस खिलाड़ी ने बनाए। 104 इसका सर्वाधिक स्कोर है, 11 50 और 1 शतक भी लगा चुका है बंदा, और 31 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 137 का। तो इस वजह से मतलब KKR इनके पीछे इतना लंबा गई। और आई थिंक ये वेंकटेश्वर अय्यर में अपना फ्यूचर भी देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप किसी खिलाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं और उसके पीछे 23 करोड़ तक चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है। तो खिलाड़ी ज़्यादा तगड़ा है या फिर आप उसको अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो बेसिकली ऐसी कुछ मतलब बातें चल रही होती है KKR किसी भी मैनेजमेंट में। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वेंकटेश्वर अय्यर KKR फ्यूचर भी हो सकते हैं, फ्यूचर कैप्टन के रूप में भी हम देख सकते हैं। और क्या पता वेंकटेश्वर अय्यर ही KKR की कैप्टनसी करें, कुछ भी हो सकता है। तो वो फिलहाल अभी आगे जाकर मालूम चलेगा, क्योंकि मैंने पिछले अपने एक लाइव में ये भी बताया था कि यहाँ पर अजिंक्य रहाणे कैप्टन बन सकते हैं। 90% के चांसेस थे, लेकिन 10% चांसेस ये भी थे कि ना शायद अजिंक्य रहाणे कैप्टन ना बने। तो वेंकटेश्वर अय्यर भी कैप्टन बन सकते हैं, वो 10% वेंकटेश्वर अय्यर के खाते में जा सकते हैं। रिंकू सिंह के भी हो सकते हैं, तो फिर 5% बच जाते हैं। ओके, देन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो आंद्रे रसल एंड रहमुल्ला गुरबाज, ये 2 नाम है वो बन रहे हैं। लेकिन इस बार क्या करें, देखो इन्होंने इस बार रोमन पोवेल को भी ले रखा है, तो अगर यहाँ पर इस बार रसल, अगर जैसे रसल का क्या रहता है हर सीजन नहीं जाता एक साथ, तो रसल अगर थोड़ा कहीं गड़बड़ करते हैं तो रोमन पोवेल भी इनकी जगह मतलब ले सकते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है रोमन पोवेल को इनको थोड़ा ऊपर और खिला सकते थे, लेकिन रोमन पोवेल की असल जगह नहीं बन पा रही है टीम में। देखो क्योंकि रिंकू सिंह भी है, फिर हमारे रसल के बाद रिंकू सिंह को आना है। देन उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, एक फास्ट बॉलर ले जाएंगे, वैभव अरोरा एंड वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। तो हर्षित राणा यहाँ पर हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, 2 हुए। और यहाँ पर तुम्हारे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन एज अ स्पिनर यहाँ पर KKR की तरह काम करने वाले हैं। और वैभव अरोरा, मोइन अली भी है, और मोइन अली को ये क्यों नहीं खिला रहे हैं। टोटल एक सेकंड में देखूँ कितने खिलाड़ी हो गए। अरे रे एक खिलाड़ी हम मिस कर गए थोड़ा सा, तो ये मोइन अली को भी खिला सकते हैं भाई। मोइन अली इनके लिए एक स्पिनर का तौर पर काम करेंगे, मतलब इनकी टीम अगर स्पिनर देखें तो मोइन अली हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, स्पेंसर जॉनसन नहीं, मोइन अली हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, 2 स्पिनर हो गए, तीसरा स्पिनर का काम यहाँ पर सुनील नरेन भी करेंगे। ठीक है, 3 इनके पास ही हो गए। फास्टेस्ट की बात करें तो एनरिक नोटजे को ले जा सकते हैं, स्पेंसर जॉनसन इनके लिए अवेलेबल हैं। स्पेंसर जॉनसन हो गए और हर्षित राणा हो गए। अब बात करें देखो ओवरसीज़ की, तो एक तो नरेन यहाँ पर ओवरसीज़ हो गए, रसल ओवरसीज़ हो गए, 2 हमारे पास देखो ओवरसीज़ हो चुके हैं। अब बचते 2 की जगह अगर स्पेंसर जॉनसन को ले जाते हैं तो 3 ओवरसीज़ हो जाते हैं। एंड 3 जब स्पेंसर जोन होंगे तो मोइन अली एक चौथा इनके ओवरसीज़ बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ये 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी इनके ये हो गए। और बाकी का ये बात करें यहाँ पर हर्षित राणा को ले जाएंगे तो इनके पास फिर एनरिक नोटजे को नहीं ले जा पाएंगे। तो एनरिक नोटजे को नहीं ले जाने के बजाय ये उमरान मलिक को भी अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। तो उमरान मलिक को ऐड करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इनके पास काफ़ी अच्छी पेस भी है और स्पीड भी है, तो उमरान मलिक को ये ऐड कर सकते हैं अपनी टीम में। लेकिन फाइनल इनके प्लेइंग 11 क्या होगी वो तो हमें ग्राउंड पर पता चलेगी। तो ये एक अनुमान था। देखो नंबर 1 यहाँ पर डिकॉक हो गए, नंबर 2 नरेन हो गए, नंबर 3 अंकुश रघुवंशी हो गए, नंबर 4 वेंकटेश्वर अय्यर हो गए, नंबर 5 पर रसल या फिर रहमुल्ला गुरबाज में से कोई एक खेलेगा, रिंकू सिंह। ठीक है, 7 पर स्पेंसर जॉनसन हो गए एंड 8 पर आपके हो गए वरुण चक्रवर्ती, 9 पर हर्षित राणा और 10 पर आपके आ गए मोइन अली एंड 11 एक कॉलम और बच रहा है वैभव अरोरा को खिला सकते हैं गाइस ये। तो वैभव अरोरा हो गया, नहीं तो इनकी जगह उमरान मलिक भी एक तीसरा नाम हो सकते हैं। तो ये थी इनकी मतलब प्लेइंग 11 जो हो सकती है। तो चलते हैं फटाफट से दूसरी टीम हमारी दिल्ली कैपिटल्स की ओर। स्क्वाड की बात करें देखो इनके पास KL राहुल है, इन्होंने KL राहुल को खरीदा है, हैरी ब्रूक को लिया है, जेक फ्रेजर मैकग्रा को लिया है, डिनोविन फरेरिया को इस बार इन्होंने अपनी टीम में ऐड किया है, एज अ बैकअप के तौर पर ऐड किया होगा आई थिंक, जहां तक मेरे को मालूम है। करुण नायर उन्होंने टीम में लिया है, फॉफ डुप्लेसी को उन्होंने टीम में लिया है।
देन अभिषेक पोरल हो गए एंड ट्रिस्टन स्टब्स भी हो गए। ये थे इनके वो खिलाड़ी जो इनके बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो ऑलराउंडर्स के सेक्शन की बात करें, ऑलराउंडर्स इनके पास कौन कौन से हैं। देखो समीर रिजवी इनके पास है, आशुतोष शर्मा इनके पास है। आशुतोष शर्मा ने मुझको भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था पिछले सीजन में जो पंजाब के लिए खेले थे, और मैं चाहता था कि इस बार भी पंजाब इन्हें खरीदे, और या फिर मैं आशुतोष शर्मा को देखना चाहता था आरआर में, राजस्थान रॉयल्स में, लेकिन बेसिकली राजस्थान रॉयल आशुतोष शर्मा को खरीद नहीं सकी। पता नहीं क्यों नहीं खरीद पाई, बजट के या फिर और इशू रह सकते, बजट ही एक मेन इशू था देखा जाए तो आशुतोष शर्मा काफ़ी मतलब यंग है और टैलेंटेड है, और जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं यकीनन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आशुतोष शर्मा के पीछे यहाँ पर डीसी गई और उनको फाइनल परचेज भी किया। देन इनके ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं दर्शन नालखंडे इनकी तरफ सेक्शन में आते हैं। फिर आते हैं विपराज निगम, अजय मंडल, मनवंत कुमार, त्रिपुरन्ना विजय, माधव तिवारी एंड देन अक्षर पटेल। ये इनके ऑलराउंडर्स हैं। अब बात करते हैं इनके बॉलर्स की। मिचेल स्टार्क को उन्होंने खरीदा, मतलब ये मिचेल स्टार्क से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि केकेआर से उन्होंने मिचेल स्टार्क को खरीद दिया। लेकिन देखो मिचेल स्टार्क काफ़ी सस्ते में भी मिले थे, तो इस वजह से खरीदना भी जायज़ है। मिचेल स्टार्क की बोली इस बार इतनी नहीं गई जितनी पिछले सीजन में गई थी, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था इन्होंने सिर्फ लास्ट फाइनल के मैच में। तो मतलब सारा कुछ पे आउट देखा जाए तो उन्होंने फाइनल के मैच में कर दिया, इतना बराबर हो गया लगभग कि उन्होंने फाइनल में परफॉर्मेंस दे दी। अगर फाइनल केकेआर हार जाती तो मिचेल स्टार्क को खरीदना बिल्कुल बेकार था केकेआर के लिए, लेकिन इस बार काफ़ी कम में बिके और शायद अच्छा परफॉर्मेंस सारे मैचों में करें, ये हमारा मतलब मेन उम्मीद होगी मिचेल स्टार्क से। देन आ जाते हैं टी नटराजन पर। टी नटराजन को मतलब इन्होंने खरीदा है और एज अ पेसर काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहते हैं नटराजन, और पिछले सीजन कई बार हैदराबाद के लिए भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। तो इस बार हमें ये दिल्ली की तरफ से देखने वाले हैं। इनका मतलब थोड़ा जो बैकग्राउंड है वो बदला है, अब ऑरेंज से बेसिकली ब्लू और रेड होने वाला है। देन बात करते हैं मोहित शर्मा। गुजरात की तरफ से दमदार तरीके से ये बॉलिंग करते थे, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, गुजरात ने रिलीज़ किया, और लेकिन अब इस बार दिल्ली ने आ पकड़ लिया है। और मोहित शर्मा काफ़ी गजब के पेसर भी हैं। इनका हम परफॉर्मेंस पिछले सीजन यानी कि आई थिंक पिछले से पिछले सीजन में देख चुके थे, जब इन्होंने चेन्नई के लिए बैट होकर बॉलिंग करी थी। बहुत ज़्यादा गजब की गेंदबाजी करी थी। मैच को बांध रखा था, लेकिन वो एक मतलब शॉट थोड़ा चाहिए था और वो लग गया था, पीछे फील्डिंग थोड़ा मिसफील्ड रहा, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल टूर्नामेंट को जीतने में कामयाबी रही। तो मोहित शर्मा को इन्होंने इस बार ग्रैब किया है। देन मुकेश कुमार को भी इन्होंने लिया है। फिर दर्शन दुष्मानंत चमीरा एंड देन कुलदीप यादव इनकी टीम है। तो ओवरऑल देखा जाए टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड दिख रही है, पेपर पर भी सॉलिड है, और अगर ये ग्राउंड खेलने भी जाएगी, अगर ये टीम जो है वो ग्राउंड में खेलने भी उतरेगी तो भी ये सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाली है। अब थोड़ी सी आइए थोड़ा सा टीम की तरफ नजर डालें, थोड़ा सा मतलब अब तक नाम देखें, अब थोड़ा सा मतलब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन या क्या मतलब वो देखते हैं। देखो बात करूँ मैं इनके बल्लेबाजी क्रम की, तो देखो इनके पास मैक्सिमम सारे के सारे राइट हैंडेड बल्लेबाज है। लेफ्ट का इनके पास कोई खास कॉम्बिनेशन ही उपलब्ध नहीं। लेफ्ट की बात करूं तो इनके पास देखो एक तो मिचेल स्टार्क हैं लेफ्ट के नाम पर, और फिर बात करें तो देखो मनवंत कुमार इनके पास मनवंत राइट हैं। अक्षर पटेल एक ऑप्शन है लेफ्ट के तौर पर, और इसके बाद इन पर लेफ्ट के तौर पर एक भी ऑप्शन नहीं, मतलब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है लेफ्ट बल्लेबाजी के, तो सारा राइट है। तो इनके पास ये जो लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन वाला एडवांटेज होता है ना, वो इनके पास अभी मौजूद नहीं है। सीधे बल्लेबाजी राइट, तो टीमों को थोड़ा सा टारगेट करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन इतना बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है कि टीम को आप बेकार साबित कर दो। ये मतलब एक छोटा सा फैक्टर होता है, और ये छोटा फैक्टर ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है लेफ्ट राइट का। मैक्सिमम टीमें लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चाहती हैं क्योंकि एक एडवांटेज मिले छोटा सा। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी बल्लेबाजी पर, आपकी फॉर्म पर। अगर आपकी बल्लेबाजी गजब की, आपकी फॉर्म लग रही है ना, तो आप सारे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को भूल जाते हो, फिर तो आपका जो कॉम्बिनेशन हो वो चलता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा एज एनालिसिस के तौर पर देखा है तो एक छोटा सा माइनस पॉइंट तो है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस टीम के पास अवेलेबल नहीं। देन इनके पास स्पिनर की बात करें तो देखो स्पिनर इनके पास खूब मजबूत स्पिनर्स हैं। बात करें आप अगर कुलदीप यादव की, और बात करें आप अक्षर पटेल की, दोनों ही काफ़ी तगड़े स्पिनर्स इनके पास मौजूद हैं, और पेसर्स की तो इनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। मिचेल स्टार्क इनके पास है, टी नटराजन इनके पास है, और टी नटराजन इनके पास हैं, मुकेश कुमार इनके पास हैं। क्या चाहिए फिर इसके बाद, मुझे क्या चाहिए इसके बाद? तगड़ी गेंदबाजी इनके पास है। और केकेआर की बात करें तो वहीं केकेआर के पास क्या थे, कौन थे? हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, और एक और नाम था उमरान मलिक। तो दोनों के पेसर जो है अटैक है वो तो सेम है। अब देखो दोनों का कंपैरिजन निकल कर आता है तो दोनों का पेसर अटैक है वो बिल्कुल सेम है। स्पिन में आप बात कर सकते हैं तो उनके पास मोइन अली अवेलेबल है, नरेन भी अवेलेबल है, और इनके पास अक्षर पटेल है, और इनके पास कुलदीप यादव भी है। तो स्पिन में भी कहीं ना कहीं बराबरी का कॉम्पिटिशन चलता है, क्योंकि नरेन भी गेंदबाजी साधारण गेंदबाजी नहीं करते, दमदार गेंदबाजी करने का मतलब औदा रखते हैं, और मोइन अली तो करते हैं। तो टॉप क्लास स्पिनर भी इनके पास मौजूद है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों टीमें बराबरी कर जाती हैं। लेफ्ट राइट बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा केकेआर के पास प्लस पॉइंट रह जाता है,
लेकिन अगर बड़े नामों के तौर पर देखा जाए तो इस बार देखो दिल्ली को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। इनके पास फॉफ डुप्लेसी हैं, इनके पास जैक फ्रेजर निकल गए हैं और इनके पास हैरी ब्रूक हैं, बड़े बड़े नाम इनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल यही उठता है क्या ग्राउंड पर ये बड़े बड़े नाम चलेंगे? क्योंकि बड़े बड़े नाम होने से मतलब नहीं बनता, चलने से मतलब चलता है। अगर आपके खिलाड़ी चल ही नहीं रहे हैं तो आप कितने भी बड़े तुर्रम खा ले आओ, आपका मैच नहीं चलेगा भाई, आपकी टीम नहीं चल पाएगी। तो असल में पता चलेगा ग्राउंड पर। हालांकि टीम ऑन द पेपर और काफी सॉलिड दिखती है, अगर कोई भी एनालिसिस भी इस टीम की करेगा तो काफी ज्यादा इसे सॉलिड बताएगा। तो देखो पेपर पर देखो तो डीसी में सॉलिड काफी दिख रही है इन कंपैरिजन ऑफ केकेआर। पिछले सीजन के मुकाबले केकेआर थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन और कमजोर किस वजह से हुई? इनके कैप्टन जाने की वजह से। क्या कैप्टन इनके लिए बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है? अगर इस साल अगर केकेआर हारती है तो क्या कैप्टनसी इनके लिए एक्स फैक्टर साबित होगा? आप सब लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्या श्रेयस अय्यर इनके लिए, क्या श्रेयस अय्यर को केकेआर को नहीं छोड़ना चाहिए था? क्या केकेआर ने श्रेयस अय्यर को छोड़कर गलती कर दी? इन सभी सवालों का जवाब आप सब लोग दोगे। देखो ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखे, तो आप सब लोग इन सवालों के जवाब कमेंट्स में दे दोगे। भाई बात कर रहा था मैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो भाई टीम स्ट्रांग है, ऑन द पेपर भी स्ट्रांग है और ग्राउंड में उतरे तो मुझे लग रहा है वैसे तब भी स्ट्रांग होगी। तो कमी तो इस टीम में नहीं है, और लेकिन फिर भी ये ढंका ना खेले तो फिर इनकी जो नसीब बोलते हैं ना, किस्मत लिखा कर आते हैं, वही खराब है, वही फूटे हैं जिस तरीके से आरसीबी के फूटे हैं। इनके आरसीबी से मुझे याद है कि देखो आरसीबी के नसीब नहीं फूटे, आरसीबी खुद अपने कर्मों पर रोती है, वो खुद ही इतना बेकार ऑप्शन करती है, तो करें क्या इसमें। लेकिन कभी कभार बेकार टीमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती हैं। क्या पता आरसीबी बहुत अच्छा क्लिक कर जाए, जिसे हम बेकार टीम बोल रहे हैं आज हम सब, लेकिन क्या पता वो एक क्लिक कर जाए। और कमजोर आरसीबी नहीं है इस बार। आरसीबी ने पिछले सीजन के मुकाबले काफी अच्छा बाईबैक किया है। आपको देखना है तो आप जाकर हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने आरसीबी की डिटेल्ड एनालिसिस करी है, राजस्थान रॉयल की हमने डिटेल एनालिसिस किया है, चेन्नई सुपर किंग्स की डिटेल एनालिसिस किया है। तो सारी टीमों की आपको यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगी, बस आपको हमारे चैनल पर जाना है और सारी वीडियोस को देखना है। और मैं जैसा कि